जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 8 चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इस बार दोनों का मीनिंग सेम है। ट्राइंगल में क्या था बेटा? ट्राई एंगल, वहाँ तीन कोणों की बात हो रही थी, और यहाँ त्रिभुज, यहाँ तीन भुजाओं की हो रही थी। बट क्वाड्रिलेटरल में इसका मीनिंग भी चतुर्भुज ही होता है, चार भुजाएं, यानी कि अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स। ओके, चार भुजाओं द्वारा बनी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स। अब ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल होता है, कैसा भी। अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि ट्रायंगल होते कितने प्रकार के हैं। अभी तो कोई जनरल एक आप क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के हैं मैंने अभी आपको नहीं बताया। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बेटा ले लो आप, ठीक है, कोई भी, कैसा भी, इसकी कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं मालूम है। इसका नाम कुछ लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ABCD लिखते हैं, साइक्लिक ही है बेटा, और कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी आप इसका नामकरण संस्कार कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि कोण योग गुण, जो हम ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, इंटीरियर बोलना इसलिए ज़रूरी है बेटा कि अब हम एक्सटीरियर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका कितना होगा? क्वाड्रिलेटरल में भी तो चार एंगल है ना, इन चारों का सम फिर कितना होगा, ये अब हमें सीखना है ना। आप क्या करो, आप कोई भी एक डायगोनल बना दो। डायगोनल समझते हो? विकर्ण, ठीक है, विपरीत शीर्षों को जोड़ दो तो आपको एक विकर्ण मिलेगा। इस एक विकर्ण की वजह से कितने त्रिभुज बन गए? दो बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। इसके तीन एंगल्स का सम कितना? 180। इसके तीन एंगल्स का सम कितना? 180। टोटल किया तो 360, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। Sum of all four interior angles of a quadrilateral is always 360 degree। अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बता रही हूँ। जितनी भुजाएं होती हैं उससे दो कम ट्रायंगल बनते हैं। जैसे कि इसमें कितनी साइड्स थी बेटा? 4 साइड्स थी ना, क्वाड्रिलेटरल है तो चार ही तो भुजाएं थी, 4 साइड्स थी। कितने ट्रायंगल बने? दो बने, चार से दो कम, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं लेती हूँ पंचभुज। देखो ये पंचभुज है कि नहीं, 1 2 3 4 5, पेंटागन कहते हैं, पेंटागन। एक वर्टेक्स चुन लो, कोई भी एक वर्टेक्स। उस एक वर्टेक्स से जितने भी डायगोनल्स बन सकते हैं वो बना लो। कितने बने? दो डायगोनल बने। इन दो डायगोनल की वजह से कितने ट्रायंगल बने? तीन बने। देखो ना, 5 भुजाएं 3 त्रिभुज, 5 भुजाएं 3 त्रिभुज, दो कम, यही तो बताया मैंने। जितनी भुजाएं होती हैं उससे दो कम त्रिभुज बनते हैं। तो ये हो गया 180, ये भी 180, ये भी 180 हो गया ना। तो आप क्या करोगे? 180 इंटू 3 यानी कि 540। कोई आपसे पूछे कि एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप बिंदास बोल सकते हो 540। एक प्रैक्टिस और कर लें, हेक्सागन की कर लेते हैं, ठीक है। षटभुज, ये 6 भुजाएं हो गई। अब एक वर्टेक्स ले लिया, कोई भी एक चुन लो। इस वर्टेक्स से जितने डायगोनल्स यानी कि विकर्ण बन सकते हैं बना लो, और नहीं बन सकता आप देख लो। तो 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बन गए। तो 6 थी, 4 बनने चाहिए थे, तो पक्की बात है, हमको पहले भी पता था, 4 हो गए ना। तो अब इसका सम कितना होगा? 180 इंटू 4 यानी कि 720। तो कितना भी हो, अभी मान लो n है, ये जगह मैं बचा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ समझानी है। n, ठीक है। तो n क्या?
n भुजाएं, कोई भी एक पॉलीगन, इसको पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज, ठीक है। एक बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, n साइड्स हैं, तो बताना ज़रा उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। चलो अगर n साइड्स हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे बताओ, n-2 बनेंगे। मैंने बताया ना, जितनी भुजाएं उससे 2 कम, तो अगर n भुजाएं हैं तो कितने बनेंगे, n-2, और फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला है कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। अगर उसमें 10 भुजाएं हैं, अगर उसमें 12 हैं, चलो 12 हैं तो क्या होगा, 12 - 2 × 180, 10 × 180 यानी 1800। लो जी, हो गया। ठीक, तो इस तरह से एक चीज़ है जो बेशक आपके सिलेबस में, आपकी बुक में नहीं है, बट ये आपको काम बहुत आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको अगली चीज़ बताते हैं, और वो अगली चीज़ है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है उसमें चतुर्भुज 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ठीक। पहला है, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज, ठीक बेटा। दूसरा है ट्रेपेजियम, हिंदी में बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। और तीसरा है काइट, पतंग। जिनका पाला आपसे पढ़ने वाला है वो ये सिर्फ 3 है। क्लियर, हाँ। अब इन तीनों को, कुछ नए नहीं है आपके लिए, कभी ना कभी आपने पढ़े हैं, बट अब पूरा का पूरा चैप्टर देखो, पूरा का पूरा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स पर है। तो अब हम इसकी बारीकी से पढ़ाई करेंगे, बहुत माइन्यूट स्टडी करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ध्यान रखना बेटा। ये 3 मेरे पढ़ाते पढ़ाते, इस वीडियो को देखते देखते रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी इंग्लिश में लिख रही हूँ पहले, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। हिंदी में मैं बोल देती हूँ बच्चों, आप सुन लो केवल, ठीक है। विपरीत भुजाएं समांतर तथा बराबर। क्लियर, विपरीत भुजाएं समांतर तथा बराबर। अभी मैं पूरा इसको डायग्राम बना के बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ, अभी तो आप शॉर्ट में सुन लो। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गया पहला, ये तो हो गई भुजाओं की प्रॉपर्टी, भुजाओं की। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वो बेस्ड है एंगल पर, कोणों पर। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक साइड्स की हो गई, एक एंगल्स की हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल की होती है, विकर्णों की, ठीक है। उसकी क्या होती है, सुनो ध्यान से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के मध्य बिंदु से होकर गुजरते हैं। अभी सब प्रैक्टिकली चित्र बनाकर सब बताऊंगी, अभी तो बस आप ये 3 चीज़ें याद कर लो, समझ लो कि एक समांतर चतुर्भुज की 3 खासियतें कौन कौन सी हैं। पहला, विपरीत भुजाएं समांतर तथा बराबर। दूसरा, विपरीत कोण बराबर। तीसरा, जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा है ट्रेपेजियम। अच्छा चलो, अब डायग्राम छोटा सा बनाती हूँ मैं। यहाँ पर पैरेललोग्राम का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब देखो, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये इक्वल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी। अब ये वाला ले लो, ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है, समझ रहे हो ना, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, पहली हो गई। दूसरी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तीसरी, ये जो डायगोनल्स है ना, ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं इसका नाम ABCD रख दूं तो AO
इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों इक्वल, ये बाइसेक्ट हो गया। इधर से बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों भी बराबर। तो ये तीसरी, ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हम ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ऐसा होता है कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर तो पैरेलल होता है, देखो समांतर है एक पेयर, दूसरा नॉन पैरेलल है। एक पेयर पैरेलल है ये वाला और ये नॉन, इसके अलावा कोई खासियत नहीं होती, ना डायगोनल की कोई खासियत होती है, ना एंगल के बारे में कुछ पक्की बात होती है, कुछ नहीं होता। बस एक ही बात रहती है कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और दूसरे का नॉन पैरेलल होना भी बहुत ज़रूरी है, ये कंडीशन। गॉट इट। इसमें देखो शक्ल कैसी हो सकती है इसकी शक्ल ऐसी भी तो हो सकती है, देखो ऐसा, ये 90 का है, ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों असमांतर है। एंगल वेंगल के बारे में कुछ बोला थोड़ी, ऐसा भी हो सकता है। एक और प्रकार का हो सकता है, वो ये है, इसको कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलेंगे आइसोसेलस ट्रेपेजियम। आइसोसेलस ट्रेपेजियम, ओके। और हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है, ये जो नॉन पैरेलल है ना, नॉन पैरेलल, ये दोनों साइड्स इक्वल है। पैरेलल तो इक्वल हो ही नहीं सकती, देखो अगर ये इक्वल हो गई तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो पैरेलल वाली तो अनइक्वल रहेंगी, लेकिन जो नॉन पैरेलल है वो अगर इक्वल हो तो इसके नाम में आइसोसेलस और जुड़ जाता है, बाकी तो प्रॉपर्टी वही है। तीसरे टाइप का ट्रेपेजियम, वो तीसरे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट, पतंग। पतंग में क्या होता है, ऊपर की ये दो भुजाएं जो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट समझते हो ना, आसन्न, आपको हम बता चुके हैं आसन्न का मतलब जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन है, तो ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये बराबर, ठीक। और इधर भी देखो ऐसे लिया मैंने, यही तो पतंग की शेप होती है। ये जो दो आसन्न भुजाएं हैं ये भी बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, ये पतंग की खासियत है। अच्छा, पतंग की एक खासियत और है, वो ये कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, यानी कि वो बराबर नहीं होते, लेकिन परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। ये सेंटर अपने आप जहाँ पर भी ये काटते हैं ना एक दूसरे को, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है छोटा वाला डायगोनल, छोटा वाला समद्विभाजित भी होता है, बड़ा वाला नहीं होता। तो इतनी खासियतें किसकी होती हैं, काइट की, पतंग की, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो ये कि आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल हिंदी में कहते हैं आयत। आयत, रेक्टेंगल, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो रेक्टेंगल के बारे में न जानता हो। तो ये माचिस की तीलियां हैं, इनसे मैं आपके लिए रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक। ये देखो, ये दो तीली मैंने रख ली ऐसे, ठीक है, और मैंने छोटी सी काट के भी रखी हैं, वो मैं ऐसे रखती हूँ। तो बच्चों ये बताओ ये रेक्टेंगल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। देखो थोड़ा सा वेट करो, ऐसे किया ऐसे किया, अभी कोई नहीं बोलेगा कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल है, परफेक्ट रेक्टेंगल है, ठीक है ना, आयत है। अब चलो देखते हैं क्या ये इन तीनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं, देखो ये जो माचिस की दो तीलियां हैं ये मैंने बराबर लंबाई की रखी, यानी कि पूरी लंबाई जो थी, और ये जो थी ना इनको बराबर की लंबाई से काटा, तो ये दोनों भी बराबर है ना, और पैरेलल भी, ये दोनों इक्वल, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा सेट करूं ऐसे, ओके। अब देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल और ये दोनों भी इक्वल एंड पैरेलल, तो पहली कंडीशन हो गई ना फुलफिल। पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, हो गया, हो गई पूरी। दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अरे तुम ऑपोजिट की बात करते हो, इसमें तो चारों ही इक्वल होते हैं कि नहीं, रेक्टेंगल के तो चारों ही एंगल 90-90 होते हैं, तो इनकी कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना कि भाई ऑपोजिट इक्वल होने चाहिए। हाँ जी, अपोजिट इक्वल है,
ठीक, तो रेक्टेंगल ने 2 स्टेप्स क्रॉस कर लिए। तीसरा स्टेप क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पता है इसके डायगोनल्स हमेशा एक तो पहले बराबर होते हैं, एक तो बराबर ही होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना। और फिर वो जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो मिड पॉइंट ही होता है। दैट मीन्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है ये भी तो एक तरीके से पैरेललोग्राम ही हुआ, क्योंकि इसने पैरेललोग्राम की तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। इसका मतलब ये जो आयत है ना, आयत, ये समांतर चतुर्भुज ही है। और देखो मैं इसको कितनी सफाई से समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा धक्का दूंगी, ये देखो ऐसे टेढ़ा कर दिया, बस मैंने थोड़ा सा और कर देती हूँ, मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है, बन गया समांतर चतुर्भुज। मतलब ये है कि जब मैं आयत को टेढ़ा कर दूं तो वो क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। यानी कि रेक्टेंगल को बेंड कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा झुका दिया, रेक्टेंगल को थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों नहीं होते। लेकिन हमारे रेक्टेंगल तो और भी आगे का था, चलो अब मैंने हटा दिया इसको। तो ये रहा रेक्टेंगल, ये मैंने रफ बना लिया, रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल। पहले साइड्स की बात कर लूँ तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, करेक्ट। अपोजिट एंगल्स इक्वल, करेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। इसका मतलब ये जो आयत है ये पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर है, और इसी को थोड़ा सा धक्का दे दो तो वो समांतर चतुर्भुज परफेक्ट बन जाता है। अब आप एक और चतुर्भुज के बारे में बात करो, और वो है आपका स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। ये देखो ये वर्ग है ना, ऐसा ही तो होता है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, वर्ग बन गया ये। अब आप बताओ इसमें ये पैरेललोग्राम की खासियतें पूरी हो रही हैं कि नहीं। पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल है। पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए, तो इक्वल क्या, तो चारों ही इक्वल है, तो और आगे का ये तो एडवांस हो गया, मतलब कंडीशन तो पूरी हो गई है ना। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स क्या, चारों ही एंगल्स इक्वल है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके विकर्णों की तो 3 खासियत होती है। पहली बात कि ये इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात कि ये बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो परस्पर लंबवत भी होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है, इसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, ये भी पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर है। पैरेललोग्राम की तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी करता है। तो पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर तो ये है, ठीक। अब जैसे मैंने आयत को धक्का दिया था, ऐसे ही मैं इसको स्क्वायर को भी थोड़ा सा धक्का दे रही हूँ। ये देखिए, ये धक्का इसको मैंने दे दिया, वही चारों साइड्स हैं, बस थोड़ी सी बेंड हो गई, टेढ़ी हो गई। अब जो ये आकृति बनी ना, ये कैसे बनी, स्क्वायर को बेंड करके, स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया, झुका दिया, ठीक। तो ये जो आकृति बनी बेटा, इसका नाम है रोम्बस। हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, और हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। यहाँ लिख रही हूँ मैं रोम्बस और समचतुर्भुज, ठीक बच्चों। तो ये कैसे बना, ये स्क्वायर को धक्का देकर बना। अब देखें इसकी खासियतें, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर की थी तो इसकी भी तो होंगी ना, क्योंकि सिर्फ टेढ़ा ही तो किया है, साइड्स को काटा फाटा थोड़ी हमने। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, परफेक्ट। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, बिल्कुल होते हैं बेटा,
90 नहीं होते, स्क्वायर में 90 होते थे, इसमें नहीं होते, लेकिन इक्वली होते हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और ख़ास बात इसकी ये है कि जो रोम्बस है ना, इसके डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्क्वायर के भी होते हैं और इसके भी। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते, बस बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो स्क्वायर तो ये हो गया बच्चों जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बस वो थोड़ा सा बेंड होता है, झुका हुआ होता है। तो ये स्क्वायर, ये रोम्बस, तो ये तीनों पैरेललोग्राम फैमिली के मेंबर्स हैं। ये तीनों पैरेललोग्राम भी हैं। स्क्वायर होने से पहले ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। और इनके नाम जैसे कि सीमा शर्मा, रीमा शर्मा, नीमा शर्मा, शर्मा सरनेम सबका एक है, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल समझ लो, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक, क्लियर। बाकी इनके नाम अलग अलग हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये क्वाड्रिलेटरल्स की संपूर्ण जानकारी आपके पास पहुंच गई। अब देखिए, थोड़ा सा प्रिपरेशन मैंने आपके लिए करके रखा है, वो ये है बच्चों, ये टोटल 8 थ्योरम्स हैं। ये आपकी बुक की थ्योरम्स हैं 8 में से जो 7 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका कोई प्रूफ आपको नहीं करना है। केवल फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ है, वो भी मैंने बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पर कर दिया है आपके लिए, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। और ये जो 7 थ्योरम्स हैं, इनके स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम सवाल करेंगे ना, तो हमने ऐसा क्यों किया, वो कारण आपको देना पड़ेगा। चलिए, पहला, इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इक्का दुक्का ही थ्योरम्स आती हैं, ज़्यादा तो होती नहीं है 9th क्लास में। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। बच्चों देखो, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, और आप उसका डायगोनल बनाते हो, तो 2 ट्राइंगल तो वो बनाएगा ही, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आपकी थ्योरम ये है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो जो 2 ट्राइंगल बनाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम होंगे, ये हमें बताना है। और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये अभी हम नहीं लेंगे, ये तो उसकी खासियत है। पहचान सिर्फ इतनी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम का मतलब कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये उसकी पहचान, और इक्वल होती है, ये उसकी खासियत। ठीक है, ये पहचान, वो खासियत, वो प्रॉपर्टी, ये उसकी पहचान कि होता क्या है, बेसिक। तो बस हम इतनी जानकारी यूज़ कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हमको अलाउ नहीं है। तो यहाँ हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। ठीक, सब ये बुक में है, बट बुक में इतनी सिस्टमैटिक नहीं है, मैंने सिस्टमैटिक कर दिया, आप यहाँ से नोट कर लेना। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD एंड इट्स डायगोनल AC। एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज ABCD तथा इसका विकर्ण AC, ये दिया हुआ है। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC बना, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले BC इज पैरेलल टू AD, ये रही BC और ये रही AD, ये दोनों पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं बच्चों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं, इसलिए वो पैरेलल हैं। फिर ये AC क्या हुई? तिर्यक हुई, और जब तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों समांतर और ये उसकी तिर्यक। दूसरा, अब ले लिया मैंने AB और DC, क्योंकि ये भी तो विपरीत भुजाएं हैं और ये भी समांतर, इनके लिए भी AC ही ट्रांसवर्सल। तो अब की बार कौन से 2 एंगल इक्वल? एक ये और एक ये, 2 एंगल इक्वल हो गए, है ना। अच्छा जी, अब AC तो दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो गया ASA, हुआ ना, ASA, ये वाला इसके, ये वाला इसके। मतलब जब मैं इसको काट दूँ ना, काट के बाहर निकालूं और फिर उल्टा करूं और इसके ऊपर रखूं,
तब वो एक दूसरे को कवर करेंगे। जैसा ये है, जैसे कि ये AC से मैंने इसको काटा और ऐसे मोड़ दिया तो पता है D यहाँ आएगा, ये B यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। जबकि कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं बेटा? जब वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करते हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हमको जो प्रूव करना है उसमें सुधार करना पड़ेगा। ABC कॉन्ग्रुएंट बताना है। ADC ये गलत है। ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट नहीं है। A के ऊपर कौन सा एंगल आएगा? C। तो यहाँ पर C होना चाहिए, A के सामने C होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इधर जो C, इस ट्राइंगल का ABC है, इसके A के ऊपर इधर का C आ गया, ठीक। अब ABC का जो C है इसके ऊपर A आएगा तो ये A, तो इसको हम बोलेंगे CDA। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। बुक में ये चीज़ पे ध्यान दिया या नहीं दिया? आपको देना है। कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आएगा? तो A के ऊपर C आएगा और C के ऊपर A आएगा। D तो बीच में रख दो, इधर B बीच में रख दो, इधर D बीच में रख दो। तो ऐसे करेंगे तो D के ऊपर B ही तो आएगा। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर रीज़न लिख दिया कि ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि अंतः का अंतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हो गया ना। इसके बाद यहाँ पर भी ADC नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? CDA। और ये तो एंगल्स हैं, चलो। और फिर यहाँ पर भी आप लिख दोगे CDA। गॉट इट? ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत छोटा सा है, एक्सरसाइज 8.1। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कितना सरल है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कोण योग गुणधर्म पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 3, 5, 9, 13। ओके बच्चों, जब भी हमको अनुपात दिया रहता है, रेशो दिया रहता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम एक स्थिरांक यानी कि एक कांस्टेंट की मदद लेते हैं। वो अब हम लेंगे। तो यहाँ पर हिंदी वाले लिखेंगे, माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x तथा 13x, अब डिग्री लगा दो, कोण है तो है, ठीक है। ये ले लिया। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x डिग्री, 5x डिग्री, 9x डिग्री एंड 13x डिग्री, ठीक है। अब हिंदी वाले लिखेंगे, कोण योग गुणधर्म, या गुण एक ही बात है, गुणधर्म थोड़ा अच्छा लगेगा, गुणधर्म द्वारा, गुणधर्म यानी पूरी प्रॉपर्टी हो गई उसकी ढंग से। और इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अब इन सबको ऐड कर दो, 3x + 5x + 9x + 13x कितना होना चाहिए? 368, 17, मुझे लगता है ये 30 हो रहा है, आप भी करके देख लो। x = 360/30, नहीं दिखा, सॉरी, अभी दिखा, कैंसिल। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 12। अभी खुश मत हो जाना, ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे, अच्छा हाँ एक चीज़ यहाँ पे लिखनी है। इंग्लिश वाले लिखेंगे वेयर x इज एनी कांस्टेंट। x आया कहाँ से, वो तो लिखना पड़ेगा ना। हिंदी वाले लिखेंगे जहाँ x कोई स्थिरांक है, ये चीज़ आपको लिखनी चाहिए हमेशा। अब x की वैल्यू आ गई, तो अब इंग्लिश वाले लिखेंगे एंगल्स आर या एंगल्स विल बी, कोण हैं या कोण होंगे, जो चाहे लिख लो। तो पहला कोण क्या है? 3 × 12 कितना हो गया? 36। दूसरा है 5 × 12, 12 पंजे 60 होता है। फिर है 9 × 12, ये होता है 108। और फिर 13 × 12, 12 × 36, ये 156 दिख रहा है मुझे। इन सब का टोटल करके देख लो,
360 होता है कि नहीं, 12 और 8 20, 3 2 5 6 11 5 16, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर। गॉट इट। तो बस कितना सिंपल था, है ना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये जो बेसिक होता है ना ये आपको समझ में आया होगा। बेसिक समझ में आना चाहिए, फिर तो बहुत अच्छे से चैप्टर हो जाता है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इसके क्वेश्चंस जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए जय हिंद।